स्नेहलता रेड्डी एक शहीद अदाकारा की दास्तान था 1975 और वह 25 जून की काली रात थी। शायद भारत के इतिहास की यह काली तारीख उनके जीवन में घोर अंधेरा लेकर आने वाली थी, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस दिन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश को रेडियो पर संबोधित करते हुए आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। आपातकाल लगने के बाद नागरिकों पर देश के खिलाफ बोलने पर पाबंदी लग गई। राजनीति से जुड़े छोटे बड़े सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जबरन जेल में डाला जा रहा था। उन्हीं नेताओं में एक नाम था जॉर्ज फर्नांडिस, जो इंदिरा गांधी के लिए एक चुनौती बन गए थे। इंदिरा गांधी ने आदेश दिया था कि जॉर्ज फर्नांडिस को किसी भी हाल में पकड़कर लाया जाए। दरअसल जॉर्ज फर्नांडिस को गिरफ्तार करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आपातकाल से पहले उन्होंने रेलवे कर्मचारियों की बेहतर सुविधाओं के लिए दुनिया की सबसे बड़ी हड़ताल का नेतृत्व किया था। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल अनरियल कट सीन्स। स्नेहलता रेड्डी जी, जिनका जन्म वर्ष 1932 को आंध्र प्रदेश के एक धर्मांतर ईसाई परिवार में हुआ। वैसे तो इनका परिवार पीढ़ियों से हिंदू था। आपातकाल के दौरान स्नेहलता रेड्डी की मुलाकात जॉर्ज फर्नांडिस से हुई। जॉर्ज ने स्नेहलता को अपनी योजना के बारे में बताया कि वे इंदिरा गांधी के खिलाफ एक आंदोलन चलाने वाले हैं और कांग्रेस सरकार को हटाना चाहते हैं। हालांकि स्नेहलता को जॉर्ज की योजना पसंद नहीं आई क्योंकि वे अहिंसा में विश्वास रखती थीं, जबकि जॉर्ज हिंसा की बात कर रहे थे। इस वजह से स्नेहलता ने खुद को जॉर्ज से अलग कर लिया। इधर इंदिरा गांधी जॉर्ज फर्नांडिस को पकड़ना चाह रही थीं। स्नेहलता और जॉर्ज की दोस्ती की खबर सरकार तक पहुंच गई। इंदिरा गांधी ने जॉर्ज को पकड़ने के लिए शिकंजा कसा और अंततः स्नेहलता को गिरफ्तार कर लिया गया। 27 अप्रैल 1976 की रात जब स्नेहलता और उनके पति बंगलौर के लिए रवाना हुए, तब उनके जीवन में बुरा वक्त दस्तक दे चुका था। उनके घर पुलिस पहुंची और उन्हें पूछताछ के नाम पर टॉर्चर किया गया। स्नेहलता को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कार्टर हाउस ले जाया गया। 3 दिन तक उनके परिवार को उनकी कोई खबर नहीं मिली। अस्थमा की पेशेंट थी ये महिला। जेपीजी को तो डायलिसिस ना करने दिया, अस्थमा की इस पेशेंट को दवा नहीं लेने दी। वो 2 बार एस्थमेटिक कोमा में गई और एस्थमेटिक कोमा में जाते जाते जब उनकी हालत बिगड़ी तो पैरोल पर उनको 15 जनवरी 77 में छोड़ा। चार्जशीट में इस औरत का नाम नहीं था और 5 दिन बाद उनका देहांत हो गया। 3 दिन बाद उनके पति को पता चला कि स्नेहलता को बड़ोदरा डायनामाइट केस में मुख्य आरोपी बनाया गया है। उन पर आरोप लगाया गया कि वे संसद भवन और कुछ सरकारी मंत्रालयों को बम से उड़ाने की योजना बना रही थीं। इसके साथ ही उन पर माइसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगाया गया, जो आपातकाल के दौरान सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जेल में डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। स्नेहलता को बेंगलौर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। उन्हें अन्य कैदियों से अलग रखा गया और एक छोटी सी काल कोठरी में डाल दिया गया। यह कोठरी इतनी छोटी थी कि एक व्यक्ति पूरी तरह से लेट भी नहीं सकता था। वहां मलमूत्र के लिए सिर्फ एक छेद था और रोशनी का कोई साधन नहीं था। स्नेहलता, जो बचपन से ही अस्थमा की मरीज थीं, उस गंदगी और सड़न भरी कोठरी में रहने को मजबूर थीं। जेल में उन्हें टॉर्चर किया जाता था। उनके कपड़े उतार दिए जाते थे और उन्हें नंगा करके पीटा जाता था। उनसे बार बार पूछा जाता था कि जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ हैं, लेकिन स्नेहलता के पास कोई जवाब नहीं था। जेल में उस समय के प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी भी कैद थे। वे अक्सर रात में एक महिला की चीख सुनते थे जो स्नेहलता की थी। उनकी चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। स्नेहलता ने अपने कैद के दौरान अपने अनुभवों को एक डायरी में लिखा, जिसे बाद में अ प्रिजन डायरी के नाम से प्रकाशित किया गया। उन्होंने लिखा, यह वह जगह है जहां एक इंसान भी पर्याप्त रूप से नहीं रह सकता। 8 महीने तक स्नेहलता को जेल में यातनाएं झेलनी पड़ी। उनकी हालत बिगड़ने के बाद जेल प्रशासन ने उन्हें पैरोल पर छोड़ दिया। 15 जनवरी 1977 को वे घर वापस आईं, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। 5 दिन बाद
20 जनवरी 1977 को स्नेहालता रेड्डी का निधन हो गया। स्नेहालता रेड्डी के खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, फिर भी उन्हें 8 महीने तक यातनाएं झेलनी पड़ी। उनकी बेटी नंदा रेड्डी आज भी कहती हैं कि उनकी मां के साथ हुई बर्बरता और क्रूरता को सोचकर उनकी रूह कांप जाती है। अस्थमा की पेशेंट थी ये महिला, जेपीजी को तो डायलिसिस ना करने दिया, अस्थमा की इस पेशेंट को दवा नहीं लेने दी। वो 2 बार एस्थमेटिक कोमा में गई और एस्थमेटिक कोमा में जाते जाते जब उनकी हालत बिगड़ी तो पैरोल पर उनको 15 जनवरी 77 में छोड़ा। चार्जशीट में इस औरत का नाम नहीं था और 5 दिन बाद उनका देहांत हो गया। नंदा इंदिरा गांधी को अपनी मां की हत्या के लिए जिम्मेदार मानती हैं। स्नेहालता रेड्डी एक महान अभिनेत्री, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता थीं, लेकिन आपातकाल के दौरान उन्हें एक आतंकवादी की तरह प्रताड़ित किया गया। उनकी कहानी आपातकाल के काले दिनों की एक दर्दनाक याद है। 3 दिन बाद जब स्नेहलता रेड्डी अपने घर लौटी तो उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया। आपसे थोड़ी पूछताछ करनी है कहकर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। यह पूछताछ एक रात की नहीं बल्कि अंतहीन यातना की शुरुआत थी। क्रांतिकारी अदाकारा स्नेहलता रेड्डी, वह नाम जिसने भारतीय सिनेमा में क्रांति की मशाल जलाई थी। जन्म 1932 में आंध्र प्रदेश के एक ईसाई परिवार में हुआ, मगर उनका मन हमेशा भारत की संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम की ओर झुका रहा। उन्होंने बचपन में ही अपने ईसाई नाम को त्याग कर हिंदू पहचान अपना ली थी। बचपन से ही वह अन्याय के खिलाफ खड़ी होती थीं। अंग्रेजों की क्रूरता ने उनके मन में क्रांति की ज्वाला जला दी थी। पढ़ाई के दौरान वह स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी नाटकों में भाग लेतीं और अंग्रेजी हुकूमत की आलोचना करतीं। जब वह बड़ी हुईं तो थिएटर से जुड़ गईं और वहां उनकी मुलाकात फिल्म निर्देशक पट्टामी राम रेड्डी से हुई। दोनों में गहरी दोस्ती हुई जो जल्द ही शादी में बदल गई। मगर स्नेहलता सिर्फ एक अदाकारा नहीं थी, वह एक विचारधारा थी, एक आंदोलन जो समाज को जागरूक करने के लिए फिल्में बनाना चाहती थी। संस्कारा 1971 उनकी सबसे चर्चित कन्नड़ फिल्म बनी, जिसने समाज के ढकोसलों को तोड़कर रख दिया। फिल्म पर 4 साल तक सेंसर बोर्ड की रोक लगी रही, मगर स्नेहलता झुकी नहीं। अदालत में लड़ाई लड़ी और जब फिल्म रिलीज हुई तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी वाहवाही हुई। आपातकाल का अंधेरा 1975 का वह काला साल जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। विरोध करने वालों को जेल में डाल दिया गया। उन्हीं में से एक नाम था जॉर्ज फर्नांडिस, जो सत्ता के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। स्नेहलता रेड्डी और जॉर्ज फर्नांडिस अच्छे दोस्त थे, मगर स्नेहलता अहिंसा की समर्थक थीं। जब जॉर्ज ने हिंसा के जरिए इंदिरा सरकार को हटाने की योजना बनाई तो स्नेहलता ने दूरी बना ली, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 27 अप्रैल 1966 की रात जब स्नेहलता और उनके पति बेंगलुरु के लिए निकले, उसी वक्त पुलिस उनके घर पर धावा बोल चुकी थी। घर वालों को घंटों प्रताड़ित किया गया और फिर स्नेहलता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। नरक की कोठरी स्नेहलता रेड्डी को बेंगलुरु सेंट्रल जेल की एक अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया। एक तंग सीलन भरा कमरा, जहां न हवा थी न रोशनी। सांस की बीमारी से जूझ रही इस अभिनेत्री के लिए यह जगह किसी मौत की सजा से कम नहीं थी। हर दिन उन पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार किया जाता। उन्हें जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में बताने के लिए मजबूर किया जाता, मगर उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। महीनों तक इस अमानवीय यातना को सहने के बाद उनकी सेहत गिरने लगी। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जाया गया और फिर एक दिन उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा। मगर यह आजादी एक छलावा थी। जेल में हुए अत्याचारों के कारण 20 जनवरी 1977 को स्नेहलता रेड्डी ने आखिरी सांस ली। शहीद अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी का नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक शहीद के रूप में दर्ज हो गया। उनकी मृत्यु उस अन्याय की गूंज बनकर रह गई जो सत्ता के अहंकार ने जन्म दिया था। आज भी जब उनकी कहानी सुनी जाती है तो दिल कांप उठता है। उनकी निडरता, उनकी जिजीविषा और उनके संघर्ष को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वह एक क्रांति थी जो अपने शब्दों से, अपनी कला से
और अपने संघर्ष से अमर हो गईं। क्या यह वही भारत था जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी? स्वर धीरे से एक गूंजते हुए प्रश्न के साथ समाप्त। सिनेमा से संघर्ष तक, स्नेहलता की यात्रा। स्नेहलता रेड्डी सिर्फ एक अदाकारा नहीं थीं, वह एक विचारधारा थीं। उन्होंने थिएटर को सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाने का जरिया माना। उनकी हर भूमिका में एक संदेश छिपा होता था, चाहे वह संस्कारा की साहसी विधवा हो या सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देने वाली महिला। उनकी फिल्मों में जिस तरह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाती थी, वही लड़ाई उन्होंने असल जीवन में भी लड़ी। वे न केवल एक अभिनेत्री थीं, बल्कि महिला अधिकारों की समर्थक, सामाजिक कार्यकर्ता और सरकार की तानाशाही के खिलाफ एक मजबूत आवाज थीं। कैसे हुआ फंसाने का षड्यंत्र? आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार को हर उस व्यक्ति से खतरा महसूस हो रहा था जो उनके खिलाफ बोल सकता था। जॉर्ज फर्नांडिस ने सरकार को खुली चुनौती दी थी और सरकार उनके समर्थकों को एक एक कर निशाना बना रही थी। स्नेहलता रेड्डी पर आरोप लगाया गया कि वे जॉर्ज फर्नांडिस की क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थीं। बिना किसी ठोस सबूत के उन्हें जेल में डाल दिया गया। यह गिरफ्तारियां सिर्फ सत्ता का दमन चक्र थीं, जिसमें सच्चाई की कोई जगह नहीं थी। जेल के अंदर की भयावहता। स्नेहलता रेड्डी पहले से ही अस्थमा और सांस की गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं, मगर जेल में न उन्हें दवा दी गई न इलाज। महीनों तक उन्हें एक अंधेरी, दमघोंटू कोठरी में रखा गया। हर दिन उन्हें अमानवीय यातनाएं दी जातीं, भूखा रखा जाता, घंटों खड़ा रहने को मजबूर किया जाता और मानसिक प्रताड़ना दी जाती। उनसे बार बार जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में पूछताछ की जाती, लेकिन उन्होंने किसी भी झूठे बयान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे उनकी सेहत गिरने लगी, उनकी सांस फूलने लगी, शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन सरकार की बेरहमी कम नहीं हुई। मौत से पहले की आखिरी रात, जनवरी 1977 की एक ठंडी रात। जेल के अंदर एक कोने में स्नेहलता बैठी थीं। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वे खड़ी हो सकें। उन्हें अस्पताल भेजने की गुहार लगाई गई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः जब उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो उन्हें जेल से बाहर निकालकर घर भेज दिया गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके शरीर ने साथ छोड़ दिया। 20 जनवरी 1977 की सुबह उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। सिनेमा की शहीद स्नेहलता रेड्डी की मौत सिर्फ एक अभिनेत्री की मृत्यु नहीं थी, यह तानाशाही के खिलाफ एक क्रांतिकारी की शहादत थी। आज भी जब लोग आपातकाल के काले दिनों को याद करते हैं तो स्नेहलता का नाम उन वीरों में लिया जाता है जिन्होंने अपनी आवाज नहीं दबने दी। उनकी कहानी भारतीय सिनेमा और राजनीति के इतिहास में हमेशा एक काले धब्बे की तरह दर्ज रहेगी, जहां एक कलाकार को सच बोलने की। क्या स्नेहलता को न्याय मिला? उनकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे आपातकाल खत्म हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस को रिहा कर दिया गया, इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई, मगर स्नेहलता रेड्डी वापस नहीं आई। उनकी मौत के कुछ साल बाद उनके पति पट्टामी राम रेड्डी ने एक फिल्म बनाई, चाली, 1982, जिसमें आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों को दिखाया गया। यह फिल्म स्नेहलता की याद में बनी थी, उनकी आवाज को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए। आज भी उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच बोलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सच के लिए अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटते। पुलिस के पास स्नेहलता के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, फिर भी उन्हें 8 महीनों तक इन यातनाओं को झेलना पड़ा। रिपोर्ट अस्थमा की पेशेंट थी ये महिला। जेपीजी को तो डायलिसिस ना करने दिया, अस्थमा की इस पेशेंट को दवा नहीं लेने दी। वो 2 बार एस्थमेटिक कोमा में गई और एस्थमेटिक कोमा में जाते जाते जब उनकी हालत बिगड़ी तो पैरोल पर उनको 15 जनवरी 77 में छोड़ा। चार्जशीट में इस औरत का नाम नहीं था और 5 दिन बाद उनका देहांत हो गया। इनका इतिहास खून से सना है और जिनकी हत्या हुई आज वो इनको कटघरे में नहीं ला सकते, इसलिए आज इस सदन में मैं उनका नाम ले रही हूं। उनके कोर्ट में इस औरत का नाम नहीं था। एक महान अभिनेत्री, लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता होने के बाद भी स्नेहलता रेड्डी को कैद में वह सारी प्रताड़ना न दी जाती जो एक आतंकवादी को दी जाती है। आज भी उनकी बेटी नंदा रेड्डी कहती हैं,
उनके साथ हुई बर्बरता, क्रूरता, नंगेपन को सोचकर उनकी रूह कांप जाती है। नंदा रेड्डी इंदिरा गांधी को अपनी मां का कातिल मानती है। मतलब ऐसे कैसे पुलिस निहत्ती जनता पर गोलियां चला सकती है नंदा, जो कि एक सोशल एक्टिविटीज हैं। जब भी वह अपनी मां के बारे में सोचती हैं और किसी से भी बात करती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नंदा अपने आर्टिकल्स में हमेशा यही लिखती है कि उनकी मां अपनी मौत नहीं मरी, उन्हें मारा गया है, उन्हें भारत सरकार ने मारा है। इंदिरा राज खत्म करना है। सत्ता और राजगद्दी के लालच में देश में इमरजेंसी लगाई गई, न जाने कितने लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया। इसने लता रेड्डी के साथ जो भी हुआ, शायद इसी कारण उन्हें आपातकाल का पहला शहीद कहा जाता है। वैसे उत्तर के इलाके में स्नेह लता रेड्डी को शायद ही कुछ लोग जानते हों, लेकिन दक्षिण के इलाके में स्नेह लता रेड्डी की पूजा की जाती है। इन्हें लोग एक शहीद के रूप में जानते हैं। पर आप बताइएगा कि कभी आपने क्या इस अभिनेत्री का नाम सुना था कि कोई ऐसी भी अभिनेत्री है जिनको इतनी बेदर्दी से हमारी सरकार ने मौत के घाट उतार दिया? क्या भारत आज उन सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार है? क्या हम स्नेहलता रेड्डी को वह सम्मान दे सकते हैं?